नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। उत्तर प्रदेश को देश की सियासत की सबसे बड़ी पाठशाला यूं ही नहीं कहा जाता। अगर इस बात को समझना है तो कोई भी पिछले 8 दिन के सियासी पन्ने पलट सकता है। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाने वाली बातें पहली बार 22 जनवरी को कही थी। अपने दिग्गज नेता के इस बयान के 6 दिन बाद तक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खामोश रहे। पहली बार अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले अपनी राय जाहिर की, वो भी पहले इशारों में थी। और अब तमाम पर्देदारी खत्म हो चुकी है। अखिलेश यादव ने खुलकर कह दिया है कि जिस बात पर हमें आपत्ति है उस पर हम सदन में सवाल पूछेंगे। अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि जिस शब्द को लेकर बवाल मचा है उसके बारे में कोई क्यों नहीं बोल रहा, मैं इसको लेकर सदन में पूछूंगा। अखिलेश यादव ने सीधे सीएम योगी से इस बात पर सवाल करने की बात कही। यही नहीं, उन्होंने अपने नेताओं पर की गई टीका टिप्पणी को लेकर भाजपा को डीएनए जांच का चैलेंज तक दे दिया। अखिलेश की तरफ से रुख साफ करने से पहले जो कुछ हुआ वो भी कम हैरान करने वाला नहीं था, क्योंकि स्वामी को पार्टी के भीतर शिवपाल यादव और मनोज पांडे से लेकर रविदास मेहरोत्रा जैसे बड़े नेताओं की आलोचना का सामना करना पड़ा, जिन्होंने स्वामी के बयान को सही नहीं माना। किसी ने इसे निजी बयान कहा तो किसी ने चुभने वाला तंज किया। लेकिन अब अखिलेश यादव रुख साफ कर चुके हैं और ये 2024 में सपा का चुनावी रणनीति का बड़ा इशारा है। साफ लग रहा है कि अखिलेश अब कमंडल की राजनीति यानी राम मंदिर और हिंदुत्व की धुरी पर होने वाली सियासत का जवाब मंडल के फॉर्मूले यानी पिछड़ों को गोलबंद करने के दांव से देंगे। बात तो चुभेगी में सियासत के इस नए समीकरण का आज मैं करूंगा पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। हर पार्टी चुनावी फॉर्मूला तय करने पर सबसे ज्यादा मेहनत करती है। पहले इसे नफा नुकसान के तराजू पर तौला जाता है, फिर रणनीति की जांच पर इसका परीक्षण होता है और इसके बाद तय किया जाता है कि चुनावी संग्राम में इस अस्त्र के भरोसे विजय हासिल की जा सकती है या नहीं। मंडल का फॉर्मूला 1990 के दशक का आजमाया हुआ फॉर्मूला है, जब राम मंदिर आंदोलन की राह पर आगे बढ़ रही भाजपा और समाजवादियों की एकजुटता वाले जनता दल के बीच कड़ा मुकाबला हुआ करता था। राजनीति की इस धारा ने देश की सियासत को तब पूरी तरह बदल कर रख दिया था। मौजूदा दौर में एक बार फिर पुराने फॉर्मूले को समाजवादी पार्टी ने नए सिरे से आजमाने के संकेत। मंडल बनाम कमंडल की जंग में अखिलेश का शूद्रास्त्र। सीएम योगी से पूछेंगे अखिलेश, शूद्र कौन? रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं मैं उनको मानता हूं। स्वामी के सुर में अखिलेश ने मिलाया सुर। रामचरितमानस विवाद पर सदन में बहस को तैयार अखिलेश। हमें किसी पे आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस पे आपत्ति है वो उसको हम सदन में पूछेंगे। भाजपा को अखिलेश का डीएनए चैलेंज। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम तो भगवान राम और कृष्ण किसी के है ही नहीं, पूर्वज ही नहीं हमारे किसी के। इसका मतलब बीजेपी के लोग अब तो पता नहीं क्या डीएनए टेस्ट भी कराना चाहते होंगे। हम अपना भी डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, वो अपना भी करा लें, पता लग जाएगा कौन कहां से आया है। भाजपा जब यूपी की राजनीति में राम मंदिर के निर्माण के बड़े मुद्दे को चुनाव में धुरी बनाने की तैयारी में है, तब भाजपा की तरफ से हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर सनातन गर्जना सुनाई जा रही है। तो अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया है कि वो पहले स्वामी को चुप नहीं कराएंगे। सपा के अध्यक्ष ने साफ
कर दिया कि वो स्वामी को सिर्फ बोलने ही नहीं देंगे बल्कि चर्चित बयानों पर विरोधियों से बहस भी करेंगे। सपा के खेमे से यह संदेश तब खुलकर सामने आया जब स्वामी प्रसाद मौर्य की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई और इसके बाद मुद्दा ठंडा पड़ने की बजाय और गर्माता दिखा। जब खामोशी टूटी तो फिर खुलकर टूटी। कहने को तो पहले से ही कहा जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर लगातार अपने विवादित बयान पर कायम हैं, तो ये बिना अखिलेश यादव की सहमति के मुमकिन नहीं, क्योंकि वो पार्टी अध्यक्ष हैं। अखिलेश से लंबी मुलाकात के बाद भी स्वामी अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। ये एक बड़े रणनीतिक संदेश की तरह था। रामचरितमानस के कुछ अंशों से जुड़े विवाद पर रही सही पर्देदारी अखिलेश यादव ने खुद खत्म कर दी। उन्होंने फिर दो टूक कहा है कि हाँ, हमें कुछ बातों पर आपत्ति है और जिस बात पर आपत्ति है उस पर सदन में मैं खुद सीएम से सवाल करूंगा। हम तो भगवान राम कृष्ण जितने भी भगवान, और पहली बार नहीं कह रहा हूँ मैं, भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं मैं उनको मानता हूँ। हमें किसी पे आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस पे आपत्ति है उसको हम सदन में पूछेंगे। लगे हाथ अखिलेश यादव ये साफ करने से भी नहीं भूल रहे कि ना तो मैं और ना ही मेरी पार्टी रामचरितमानस के खिलाफ है, यानी मुद्दा सिर्फ कुछ अंशों को लेकर है और इस पर बहस से पीछे नहीं हटेंगे। कहना चाहता हूँ, आप बड़ा चिल्ला रहे हो रामचरितमानस पर, वो पंक्तियाँ पढ़ दो। आप क्या पंक्तियों पे विरोध है? आप पंक्तियाँ पढ़ दो। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे पत्रकार साथी, मुझे तो याद नहीं है, न मैं जानता हूँ। अरे आप सवाल पूछ रहे हो, जरा पंक्तियाँ पढ़ दो आप। अगर आपको अच्छी लगे आज के समय पर तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप पढ़िए ना। यानी विरोधी जिस बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरने में जुटे हैं, उस पर खुद अखिलेश यादव अपने नेता का बचाव कर रहे हैं। यही वजह है कि ये चर्चा गर्म है कि विकास से लेकर सरकार की कमियां निकालने वाली राजनीतिक राह की जगह समाजवादी पार्टी 2024 में कमंडल का जवाब मंडल, यानी हिंदुत्व की सियासत का जवाब पिछड़ों को गोल बंद करके देने में जुट गई है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग, इनका मानना है जाति जनगणना हो। आखिरकार बीजेपी क्यों पीछे भाग रही है जाति जनगणना से? भाजपा जिन बातों को आरोप के रूप में अखिलेश यादव पर चस्पा कर रही थी और ये बार बार दोहरा रही थी कि ये स्वामी प्रसाद का नहीं अखिलेश का बयान है, उसे अखिलेश ने अपने अंदाज में खुद एक तरह से कबूल कर लिया है। लेकिन इशारा कुछ अलग है। ऐसा करके अखिलेश पिछड़े वर्ग के वोटरों को ये साफ संदेश देना चाहते हैं कि वे उनके मान सम्मान के हर मुद्दे पर सबसे आक्रामक दिखेंगे। रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। ये सवाल हमारा आपका नहीं है, ये सवाल धार्मिक लोगों का है। कम से कम वो तो बताएं हमें। और फिर जो संविधान की शपथ लेकर के बैठे हैं और उनसे जरूर मैं पूछूंगा इस बात। ऐसा लग रहा है जैसे कि अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद शुरू हुए बवाल पर पहले हवा का रुख भांपा, फिर बड़ी रणनीति की तैयारी शुरू कर दी। यही वजह थी कि शिवपाल यादव से लेकर मनोज पांडे और पवन पांडे जैसे नेताओं के स्वामी को लेकर तीखे बयान भी धीरे धीरे ठंडे पड़ गए। दोबारा कुछ नहीं कहा गया। इस बीच स्वामी लगातार अपने बयान पर कायम रहे। ताड़ बढ़ाने की कोशिश की गई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आने के बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप सामने आ गया। सरकार सिर काटने वाले, जीभ काटने वाले, नाक काटने वाले, कान काटने वाले के साथ खड़ी है। अन्यथा ये सुपारी देने वालों के खिलाफ अगर पहले ही कार्रवाई हो गई होती तो बात आगे बढ़ती ही नहीं। इसके बाद जब भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अखिलेश यादव का आक्रामक विरोध शुरू किया तो सपा अध्यक्ष ने अपना रुख साफ करने का इसे सबसे सटीक मौका समझा और इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में महासचिव बनाकर इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। और अभी तो मैंने सुना बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम तो भगवान राम और कृष्ण किसी के है ही नहीं, पूर्वज ही नहीं हमारे किसी के। इसका मतलब बीजेपी के लोग अब तो पता नहीं क्या डीएनए टेस्ट भी कराना चाहते होंगे।
हम अपना भी डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, वो अपना भी करा लें, पता लग जाएगा कौन कहाँ से आया है। उधर भाजपा अखिलेश की कमंडल को मंडल दांव से चुनौती देने वाली चाल को समझ चुकी है, इसलिए आक्रमण का जवाब वो सहयोगी दलों के साथ मिलकर तीखे हमलों से दे रही है। अखिलेश यादव जी के माध्यम से उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की एक असफल कोशिश है। कभी अपने किसी नेता से कोई उल्टे सीधे ऐसे बयान दिलवाते हैं जो लोगों की भावनाओं को आहत करने वाले होते हैं, फिर स्वयं कहीं जाते हैं यज्ञ में तो वहाँ कोई किसने विरोध किया मालूम नहीं है, तो उसके बाद ये मीडिया के साथ बातचीत करते हैं। ये तो उनका नौकर बयान है वो एक तरीके से निषाद विरोधी हैं, क्योंकि भगवान राम और निषाद राज एक साथ जब गले मिले थे तो रावण राज खत्म हुआ था। और आज उस स्थान को किले पर उसी रामचरितमानस, उसी वाल्मीकि रामायण के आधार पर यूनेस्को डिपार्टमेंट ने उसे रिसर्च करके उसकी खुदाई करी। देखना ये है कि भाजपा अखिलेश के नहले पर अब कौन सा दहला मारती है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से शुरू हुआ विवाद एफआईआर और गिरफ्तारी तक पहुंच गया है। रविवार को लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के समर्थन में उतरी अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने रामचरितमानस की कई प्रतियां जला दी थी। भाजपा ने इसको लेकर लखनऊ के पीजीआई थाने में केस दर्ज करवाया। पार्टी की तरफ से दर्ज एफआईआर में स्वामी प्रसाद मौर्य को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर गाजियाबाद से लखनऊ तक सड़क पर संग्राम छिड़ा है। हिंदू युवा वाहिनी में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बिगुल फूंक दिया है। पूरा सनातन देख रहा है इनके पापों को। आप राजनीति के लिए बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन धर्म और धार्मिक ग्रंथों को राजनीति में मत घसीटिए, हमारे ये निवेदन है। और हम आभार व्यक्त करते हैं लखनऊ पुलिस कमिश्नर और उनके अधिकारियों का, जिस प्रकार से तीव्र गति से कार्रवाई करते हुए जो दोषियों को 5 जनों को अरेस्ट कर लिया, जो मेरे पास सूचना है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर सियासत में जुबानी जंग पहले ही जारी थी, लेकिन रविवार को स्वामी प्रसाद मौर्य के साधु संतों पर आपत्तिजनक ट्वीट और लखनऊ में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता के रामचरितमानस की प्रतियां जलाने की तस्वीरों ने विवाद में घी डालने का काम किया। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने की खबर पर हिंदू संगठन सड़क पर उतर गए तो भाजपा पुलिस की चौखट पर पहुंच गई। पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों पर केस दर्ज किया है, जबकि 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सत्येंद्र कुशवाहा, यशपाल सिंह, देवेंद्र प्रताप यादव, सुरेश यादव, मोहम्मद सलीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी ओबीसी महासभा से जुड़े हैं। सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव को भंग करने, सांप्रदायिक दंगा, वर्ग विद्वेष फैलाने और हिंसा के लिए उकसाने के लिए अभियुक्त गण के विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। नामित अभियुक्त गण में से 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मतलब रामचरितमानस पर स्वामी के विवादित बयान से उपजे माहौल पर अब पुलिस हरकत में है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं पर रुकने वाले नहीं। अब उनका गुस्सा हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के सिर तन से जुदा करने वाले बयान पर फूटा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले ट्वीट कर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास को निशाने पर लिया। कहा, सिर तन से जुदा करने की खुलेआम सुपारी देने का ऐलान करने वाला संत नहीं हो सकता। फिर एबीपी गंगा से बातचीत में भाजपा सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिए, साथ ही संकेत दिए कि वो बयान से पीछे हटने वाले नहीं। 21 लाख का सुपारी देने के फलस्वरूप उनका असली चेहरा बाहर आ गया। अगर वाकई में वो संत होते, देश की सबसे शक्तिशाली पीठ, तो उनका तो श्राप ही काफी था मुझको खत्म करने के लिए। उनका 21 लाख रुपया भी बच जाता।
अभी तक रामचरितमानस पर स्वामी के बयान से दूरी बनाने वाली कांग्रेस भी अब विवाद में कूद गई है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने ट्वीट में लिखा, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ राष्ट्रद्रोह और NSA के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। रामायण की प्रतियां सनातन की आत्मा है और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में किसी धर्म की आत्मा को जलाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। उधर योगी सरकार में मंत्री निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अधर्मी बताया है। समाजवादी पार्टी का जो राम विरोधी चेहरा उजागर हो गया कि कभी गोली मारने वालों को, बोली से कुछ अधर्मी लोग जो हैं उनको प्रमोशन मिलता है। राम विरोधी और अधर्मी लोगों को प्रमोशन मिलता है, इसे पता चलता है धर्म विरोधी चेहरा है समाजवादी। साफ है कि रामचरितमानस पर जारी विवाद अब उस हद तक पहुंच गया है जहां लड़ाई सपा बनाम भाजपा से आगे निकलकर अब सड़क पर आ गई है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जब धर्म से जुड़े मुद्दे पर भाजपा और सपा के बीच तलवारें खिंची हो तो बसपा का सावधान हो जाना लाजमी है। इस वक्त कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। आज बसपा अध्यक्ष मायावती ने पूरे विवाद को चुनावी ध्रुवीकरण की साजिश करार दे डाला। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। मायावती ने कहा कि सपा और भाजपा से मिली भगत है और दोनों मिलकर चुनावी मुकाबले को धर्म की धुरी की तरफ ले जाने में जुटे हैं, जो बेहद दुखद है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर विवादित बयान देने को लेकर भी चुभने वाला तंज किया। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर स्वामी प्रसाद मौर्य की आपत्ति सूबे की सियासत की धारा का प्रवाह सबसे चुभने वाली बहस की तरफ मुड़ गई है। इसमें अब बसपा भी कूद गई है। राजनीतिक जमात कोई भी हो या नेता कोई भी, रामचरितमानस विवाद पर सबके अपने अपने तर्क हैं। एक तर्क बसपा अध्यक्ष मायावती का भी है। मायावती ने ट्वीट के जरिए सपा और भाजपा पर निशाना साधा है। मायावती ने लिखा, संकीर्ण राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ हेतु नए नए विवाद खड़ा करके जातीय व धार्मिक द्वेष, उन्माद, उत्तेजना व नफरत फैलाना, बायकॉट कल्चर, धर्मांतरण को लेकर उग्रता आदि भाजपा की राजनीतिक पहचान सर्वविदित है। किंतु रामचरितमानस की आड़ में सपा का वही राजनीतिक रंग रूप दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण। मायावती ने रामचरितमानस विवाद पर एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में सपा के राजनीतिक रंग पर सवाल किया तो दूसरे ट्वीट में अखिलेश यादव की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, रामचरितमानस के विरुद्ध सपा नेता की टिप्पणी पर उठे विवाद व फिर उसे लेकर भाजपा की प्रतिक्रियाओं के बावजूद सपा नेतृत्व की चुप्पी से स्पष्ट है कि इसमें दोनों पार्टियों की मिलीभगत है ताकि आगामी चुनाव को जनता के ज्वलंत मुद्दों के बजाय हिंदू मुस्लिम उन्माद पर पोलराइज किया जा सके। माना जा रहा है कि मायावती रामचरितमानस विवाद पर ट्वीट के जरिए संदेश देना चाहती हैं कि सपा और भाजपा धर्म की राजनीति करती हैं, जबकि बसपा का एजेंडा धर्म नहीं बल्कि सुशासन है। मायावती के पिछले बयानों को देखें तो वो लगातार कहती रही हैं कि सपा और भाजपा में मिलीभगत है और अब रामचरितमानस विवाद के बहाने उन्होंने एक बार फिर सपा और भाजपा में मिलीभगत वाले आरोप को हवा दे दी है। मायावती ने अपने तीसरे ट्वीट में जनता को सपा और भाजपा की धर्म वाली राजनीति से बचने की नसीहत दी है, जिस पर सपा और भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। सुश्री बहन मायावती जी को सब जानते हैं, वो कहां से बोलती हैं और राजनीतिक पारी की बल्लेबाजी कहां से चलती है। कि बहन जी जब भी बोलती हैं लगता है कोई चुनाव आने वाला है, अब लोकसभा का चुनाव है तो थोड़ा बहुत मेढक की तरह टर करेंगी। उनकी इसी टर्राहट से आज समाजवादी पार्टी तो थोड़ी बहुत है भी, बहुजन समाज पार्टी एक MLA रह गई है क्योंकि सारे मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। माना जा रहा है कि मायावती सपा और भाजपा पर इसलिए भी मिलीभगत के आरोप लगा रही हैं क्योंकि अगर चुनावी मौसम में ये मुद्दा इसी तरह गरमाया रहा तो फिर बसपा को धार्मिक आधार पर वोटरों के भाजपा और सपा के खेमे में बंट जाने का अंदेशा है।
ऐसी हालत में बसपा को सबसे बड़ा झटका लगने का खतरा सता रहा है। इसलिए खुद मायावती ने अपनी तरकश से दोनों पर तीर दागने में देर नहीं की है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव के स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ खड़े होने वालों में अब सपा के पुराने सहयोगी महान दल का नाम भी सामने आ गया है। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर चुभने वाला हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर उन्हें भी ऐतराज रहा है, लेकिन जिस तरह से इसे विवादित रंग दिया जा रहा है वो सही नहीं है। केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव को लेकर यहां तक कह दिया कि ये विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा है। केशव देव ने कहा कि अखिलेश यादव दो नाव पर सवार हैं और इससे सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो टुकड़े में पड़ी। अखिलेश यादव जी भी दो नाव पर सवार, और दो नाव पर सवार होने वालों की स्थिति क्या होती है वो दुनिया जानती है। रामचरितमानस विवाद में जो सवाल अब तक स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर उठ रहे थे, उन सवालों की दिशा सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रमोशन से अखिलेश यादव की ओर हो गई है। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि रामचरितमानस विवाद पर सपा दो हिस्सों में बंट गई है। वो बिल्कुल ही असहज स्थिति है उनके लिए जो समाजवादी पार्टी में अगड़े हिंदू हैं, और समाजवादी पार्टी तो टुकड़े में बट गई है। तो अखिलेश जी ऐसे मुद्दे में फंस रहे हैं जिनमें वही स्थिति एक शराब पीने वाला दूसरों को शराब पीने के लिए मना करे। दलित पिछड़ों में अधिकांश लोग हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। इससे समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा और मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये तो ऐसे ही बात हो गई कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। केशव देव मौर्य का तर्क है कि 2017 में भाजपा सरकार के गठन के वक्त जब मुख्यमंत्री आवास को धुलवाया गया था, तब अखिलेश यादव शूद्र वाला मुद्दा छेड़ते तो ठीक थी। आज की स्थिति में अखिलेश यादव का शूद्र दांव ठीक नहीं। अखिलेश यादव जी ने जब तक चुप थे तब तक ठीक था, लेकिन उन्होंने अपने आप को शूद्र कह के, शूद्र कोई जनेऊ पहनता है, अपने आप को शूद्र कह के और स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन करके आज जितना कुछ हो रहा है सब अपने आप ऊपर ले लिया। हालांकि केशव देव मौर्य ने साफ किया है कि रामचरितमानस की जिन पंक्तियों पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्ति जताई है, उन पंक्तियों को वो भी सही नहीं मानते। लेकिन जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाकर विवाद खड़ा कर रहे हैं, वो उसके पक्ष में नहीं है। आप सीधे सीधे धर्म पर टीका टिप्पणी ना करिए, संवेदनशील मुद्दा। जहां आपकी आपत्ति उसे तर्क सहित समझाइए। तर्क ये है कि वेद कहता है कि वर्ण कर्म पर आधारित है, और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पूजै विप्र सकल गुणहीना, और वेद न पूजो शूद्र न पूजो वेद प्रवीणा। शूद्र अगर वेद पढ़ लिया, शूद्र ने अगर वेदों का अध्ययन कर लिया, अगर वो ज्ञानी है, गुणवान है, तो शूद्र रहा कहाँ? तो ब्राह्मण हो गया ना हिंदू धर्म के हिसाब से। तो नकली हिंदू धर्म का हम लोग विरोध करते हैं और करते रहेंगे। मतलब ये कि केशव देव मौर्य को स्वामी प्रसाद मौर्य के धर्म पर टिप्पणी से ऐतराज है, और सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रमोशन से भी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नए रोड मैप ने सबको चौंका दिया है। इसमें कई नए प्रयोग किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर हमेशा से जातीय समीकरण अहम रहे हैं, जिसकी तस्वीर रविवार को गठित हुई सपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दिखाई दी। अगर अगड़ी जातियों को छोड़ दे तो हर जाति और बिरादरी का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। हालांकि सपा की इस रणनीति को लेकर पार्टी के अंदर से ही दबे सुर में ही सही विरोध के स्वर भी उठने लगे। रविवार को जारी हुई समाजवादी पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल नेताओं की इस लिस्ट पर नजर डालिए और समझिए कि भावी राजनीति में समाजवाद की रणनीति क्या होने वाली है। अगर समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को जाति के नजरिए से समझें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनेगी। कार्यकारिणी में शामिल 64 चेहरों में 10 यादव हैं, 9 मुस्लिम, 5 कुर्मी, 4 ब्राह्मण, 7 दलित और 16 नेता अति पिछड़ी जातियों से हैं। मतलब साफ है कि 2024 से पहले सपा यादव और मुस्लिम मतदाताओं के साथ अति पिछड़े समाज और दलित मतदाताओं को भी साथ लाने की कोशिश में है।
ये बात और है कि सपा के नेताओं को जातीय समीकरण के लिहाज से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन से इनकार है। की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया है तो स्वाभाविक रूप से जो संगठन का मजबूत बनाने का जिम्मेदारी मुझ पर दिया है उस जवाबदेही पर 100% में खरा उतरने का प्रयास करूंगा और इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बहुत धन्यवाद देता हूं। दिलचस्प बात यह है कि सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ब्राह्मण नेताओं को छोड़ दें तो अगड़ी जातियों से आने वाले किसी भी पार्टी नेता को राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली है, जिस पर पार्टी के अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है। गाजीपुर के जमानिया से विधायक ओम प्रकाश सिंह ने ट्वीट के जरिए नाराजगी जाहिर की। हालांकि उन्होंने साफ लफ्जों में कुछ नहीं कहा और ट्वीट को कुछ ही देर बाद डिलीट भी कर दिया। ओम प्रकाश सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा था, ये अलग बात है मैंने कभी जताया नहीं, मगर तू ये न समझ तूने दिल दुखाया नहीं। ओम प्रकाश सिंह के इस ट्वीट के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट जारी होने के बाद सपा में देर रात तक मंथन जारी रहा, जिसके बाद राष्ट्रीय महासचिव के रूप में अन्नू टंडन और सलीम शेरवानी का नाम लिस्ट में जोड़ दिया गया, जिससे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या बढ़कर 64 हो गई। लेकिन अगड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व फिर भी नहीं मिला और सवाल उसी पर है। सबसे बड़ा सवाल बसपा से आए नेताओं को तवज्जो मिलने को लेकर भी है। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रामअचल राजभर, लालजी वर्मा और स्वामी प्रसाद मौर्य सरीखे नेताओं को जगह मिलने पर है। बेचारे आए तो इनको एमएलसी बना दिया, फिर उसके बाद इन्होंने जब देखा कि अब कुछ मिलने वाला नहीं है तो फिर इन्होंने कहा कि संगठन में चला जाए, तो उसके लिए फिर इन्होंने अपना चौपाई शुरू कर दिया। तो चौपाई जब रटा तो पुरस्कार में फिर अखिलेश जी ने कहा कि नहीं भाई अब महासचिव बन जाओ, अब जो है एकदम शूद्रों को घेरो, लेकिन जब सरकार बन जाएगी तो इनको अशुद्ध बना दो, अपने शुद्ध बन करके सरकार चलाओ, एक जाति को हिस्सा दो, शेष जाति को छोड़ दो। जाहिर है सपा का कार्यकारिणी संदेश दूर तक असर दिखाने वाला है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कश्मीर से राहुल गांधी ने विपक्षी एकता की नई हुंकार भरी है। भारत जोड़ो यात्रा के समाप्त होने पर आज कांग्रेस नेता ने श्रीनगर में रैली की और शेरे कश्मीर स्टेडियम में उन्होंने जो कुछ कहा उसके पीछे एक इमोशनल कार्ड नजर आ रहा था। राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी को याद कर यहां भावुक हुए। 40 मिनट के भाषण के दौरान उन्होंने जो कुछ कहा उसके पीछे गहरे संदेश छिपे हैं। राहुल की पूरी कोशिश सीधे कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के आम लोगों से एक नया कनेक्ट बनाने की नजर आई। राहुल गांधी ने कश्मीर के श्रीनगर से पूरे हिंदुस्तान को नया संदेश दिया। संदेश है राष्ट्रवाद का, वो भी उस धरती पर खड़े होकर जो कई बड़ी सियासी यात्राओं और आंदोलनों की गवाह रही है। ये तस्वीरें श्रीनगर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर की हैं, जहां राहुल, प्रियंका और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में विशाल तिरंगा फहराया। इसके बाद राहुल गांधी श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम पहुंचे, जहां भारत जोड़ो यात्रा का समापन भाषण होना था। राहुल रैली के लिए तय वक्त पर पहुंचे तो वहां जबरदस्त बर्फबारी हो रही थी। इसके बीच में ही राहुल ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने दिल से बात की, अपनी दादी की हत्या की वो कहानी बयान की जो उन्होंने खुद कम ही सुनाई होगी। मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था सुबह, और मेरी एक टीचर आई, अंदर आई और उसने कहा राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और जब मैंने उसके शब्द सुने मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है। और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी।
राहुल ने इस कहानी के जरिए एक बड़ा सियासी संदेश दिया। वो क्या था, सुनिए। ये जो मैं अभी कह रहा हूं, ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी, ये बात अमित शाह जी को नहीं समझ आएगी, ये बात डोवल जी को भी नहीं समझ आएगी। कश्मीर के लोगों को समझ आएगी, ये बात सीआरपीएफ के लोगों को समझ आएगी, ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवारों को समझ आएगी। और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गए, प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया, मैं वापस गए और फिर मैंने वो जगह देखी जहां मेरी दादी का खून था। वहीं राहुल गांधी ने जब अपना संबोधन शुरू किया है तो आरएसएस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला और साफ तौर पे कहा कि आरएसएस और बीजेपी नफरत फैला रही है। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल का नाम लेते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से आज लोगों के अंदर नफरतें जा रही हैं उसको रोकने का काम करेंगे। और इस साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में इसी नफरत को खत्म करने का काम करेगी। दरअसल राहुल की कोशिश अपने इस इमोशनल कार्ड से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हासिल हुए लोगों के जुड़ाव को और मजबूत करने की दिखी। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल ने कश्मीर आते वक्त मैसेज करके बताया था कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं घर जा रहा हूं। मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी माँ को। उन्होंने कहा कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूं। और उन्होंने कहा कि और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो आकर मुझसे गले लगते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो उनका दर्द, उनके जज्बात मेरे सीने में समा रहे हैं। प्रियंका ने भारत जोड़ो यात्रा को एक आध्यात्मिक यात्रा करार दिया। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहां खड़े होकर मैं कह सकती हूं, उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। साफ है कि कांग्रेस की कोशिश इस यात्रा के बाद सियासी पन्ने में नया अध्याय जोड़ने की है। एबीपी गंगा के लिए श्रीनगर से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विपक्षी एकता के मोर्चे पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समाप्त होने पर कांग्रेस की कोशिश विपक्षी एकता दिखाने की थी। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी, टीएमसी, एनसीपी समेत 23 दलों को भारत जोड़ो यात्रा की समापन रैली में शामिल होने के लिए न्योता दिया था, लेकिन अखिलेश यादव ने कांग्रेस की रैली से किनारा कर लिया। ममता बनर्जी की टीएमसी, एनसीपी, जेडीयू समेत कई दलों ने राहुल की रैली से दूरी ली। हालांकि अभी भी कांग्रेस को भरोसा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में एक मजबूत गठबंधन बन सकता है। ये कहना कि ऑपोजिशन बिखरी हुई है, ये सही नहीं है। ज़रूर ऑपोजिशन में डिफरेंसेस हैं, ज़रूर ऑपोजिशन में बातचीत होती है, बट ऑपोजिशन एक साथ लड़ेगी, एक साथ खड़ी होगी और विचारधारा की लड़ाई है। जो एक तरफ आरएसएस बीजेपी वाले हैं और दूसरी तरफ नॉन आरएसएस बीजेपी की फोर्सेस हैं। 29 जनवरी की शाम तक राहुल गांधी को यकीन था कि विपक्ष के दल तमाम मतभेदों के बाद भी 30 जनवरी की सुबह उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देश के दो बड़े राज्य यूपी और बिहार के प्रमुख विपक्षी दल सपा, बसपा, जेडीयू और आरजेडी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की समापन रैली से दूरी बना ली। महाराष्ट्र की एनसीपी, पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज टीएमसी के नेता भी शामिल नहीं हुए, जो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। एकाकार होने की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। यह यात्रा जो राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थी, मगर मैं कह सकता हूं कि वो अपने राजनीतिक उद्देश्य में, अपने राजनीतिक ध्येय में, अगर आप पूरी यात्रा का क्रम देखेंगे तो नितांत असफल दिखाई पड़ी।
श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में हुई कांग्रेस की रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, डीएमके के नेता और बसपा सांसद श्याम सिंह यादव, जो पार्टी की ओर से नहीं बल्कि निजी कारणों से शामिल हुए। इनके अलावा रैली में कोई बड़ी क्षेत्रीय पार्टी शामिल नहीं हुई। हालांकि कांग्रेस को अभी भी यकीन है कि 2024 से पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में मजबूत गठबंधन बन सकता है। तमाम दल जो अभी दूर हैं वो साथ आ सकते हैं। कांग्रेस के इस विश्वास के पीछे राहुल गांधी की रैली से दूरी बनाने वाले नीतीश कुमार का एक बयान है, जिसमें उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि मैं विपक्षी दलों की एकता के पक्ष में हूं। कि हम क्लेमेंट है, कोई चीज हम कुछ के क्लेमेंट नहीं, हम क्या के लिए रहेंगे। हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। और हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, कर रहे इतने दिन से कर रहे हैं, 17 साल से करने का मौका थे, अभी कर रहे हैं। केंद्र में भी थे तक किया जो कुछ भी था। मतलब ये कि विपक्षी एकता के मोर्चे पर सियासत में अभी कई करवटें शेष हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसकी गैंग को लेकर कानपुर पुलिस ने बड़ा दावा किया है। पुलिस की माने तो सोलंकी की 150 करोड़ की अवैध संपत्ति की पहचान कर ली गई है और जल्द ही इसे जब्त करने पर एक्शन शुरू होगा। सपा विधायक इरफान सोलंकी इस वक्त महाराजगंज जेल में बंद है और उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस ने कानपुर से लेकर उन्नाव और दिल्ली से लेकर मुंबई तक में इरफान की अवैध प्रॉपर्टी के बारे में अहम सुराग हासिल किए हैं। वहीं इरफान के परिजनों और वकीलों का दावा है कि पुलिस सपा विधायक को फंसाने में जुटी है। कानपुर के मछली हाता क्षेत्र में खड़ी इस इमारत की कुर्की की कार्रवाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि मछली के हाता क्षेत्र में इरफान सोलंकी और उसके सहयोगी शौकत अली ने अवैध तरीके से 4 से 5 अपार्टमेंट बनाए हैं, जिन पर जल्द एक्शन हो सकता है। करीब 150 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित किया गया है। शौकत अली के नाम की ये बिल्डिंग कही जाती हैं और शौकत अली नूरी शौकत के पिता हैं। शौकत अली की अपनी एक आपराधिक हिस्ट्री रही है और कानपुर पुलिस लगातार ऐसी संपत्तियों को चिन्हित करने का काम कर रही है जो इन पांचों के द्वारा गिरोहबंदी करते हुए अर्जित की गई है। पुलिस ने इरफान सोलंकी और उसके साथियों की करीब 150 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की है। इसमें मछली के हाता क्षेत्र में 4 से 5 अपार्टमेंट और जाजमऊ में करीब 100 निर्माणाधीन प्लॉट शामिल हैं। रिजवान है, उसमें शौकत हैं, उसमें इरफान है, इजराइल लाटे वाला है, उसमें मोहम्मद शरीफ है और कुछ और भी नाम है जो कि गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही का हिस्सा बन सकते हैं, जैसा कि हमारे पास एविडेंसेज आ रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 150 करोड़ के आसपास की संपत्ति अभी हम अनुमान कर रहे हैं। एक्चुअल उसका मूल्यांकन अभी किया जाना बाकी। पुलिस ने जाजमऊ क्षेत्र में स्थित हमराज कंस्ट्रक्शन के 150 फ्लैट को नोटिस जारी कर उनसे रजिस्ट्री मांगी है। इसके अलावा दूसरे शहरों में स्थित संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। कहीं न कहीं किसी न किसी गड़बड़ी में और गड़बड़ी करने की आशंका में नामजद थे, जिनके नाम आए थे, उनके साथ इन्वॉल्वमेंट जब मिला तो उसके बाद नसीम का नाम इस कंस्ट्रक्शन कंपनी से हट गया था। तो ऐसे में कानपुर पुलिस इन प्रॉपर्टीज़ को भी, इन पूरे कागजातों को भी खंगालने में जुटी हुई है और कानपुर पुलिस 150 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच चुकी है। कानपुर पुलिस ने इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, शौकत अली, इजराइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और इन्हीं की संपत्तियों की जांच की जा रही है। हालांकि सोलंकी के वकील गौरव दीक्षित का कहना है कि पुलिस जानबूझकर फंसा रही है। इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी या जो भी गैंग चार्ट में लोग हैं, अगर उन्होंने आगजनी की घटना से 150 करोड़ तो छोड़िए 1.5 करोड़ की भी संपत्ति अर्जित करी हो तो पुलिस को बिल्कुल सीज कर देना चाहिए, लेकिन वो अपराध से अर्जित हो ये आवश्यक है। पैतृक संपत्ति को गैंगस्टर में नहीं छुआ जा सकता। माना जा रहा है कि गैंगस्टर केस में पुलिस 10 फरवरी तक चार्जशीट दाखिल कर सकती है, जिसके बाद कुर्की और बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई संभव है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाराष्ट्र के जलगांव से अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बड़ा बिगुल फूंका है। अखिल भारतीय हिंदू गौर, बंजारा और लबाना नायकड़ा समाज के कुंभ में पहुंचे थे मुख्यमंत्री। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जो लोग अवैध धर्मांतरण के जरिए राष्ट्रांतरण की गलत मंशा के साथ भारत में काम करना चाहते हैं, उनके इरादे कभी सफल होने वाले नहीं। सनातन धर्म का मतलब है
मानव धर्म। तस्वीर महाराष्ट्र के जलगांव की है, जहां अखिल भारतीय हिंदू गो, बंजारा और लबाना समुदाय के कुंभ 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ चुभने वाला हमला बोला। दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिलता है जो कोई ये उद्घोष कर सकता हो कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम। तो वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष अगर कोई कर सकता है, हमारा सनातन धर्म ही कर सकता है। और सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होने वाली है। क्योंकि अब तो ये जागृत समाज उठ खड़ा हुआ है, आज हम उठ खड़े हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि हम सब एकजुट होकर काम करेंगे, जिससे देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में दुनिया के सामने आएगा और इसी से सबका विकास होगा। याद रखना, भारत के अंदर हम सब मिलकर के रहेंगे। अगर हमारा देश सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं। दुनिया के अंदर कौन ऐसी जाति, मत और मजहब है जिसको उसकी विपत्ति के समय, उसके संकट के समय हमारे सनातन धर्म ने और हमारे देश ने उन्हें संरक्षण न दिया हो। हमने अतिथि देवो भव के भाव को सदैव प्राथमिकता दी है। लेकिन अगर कोई इसका दुरुपयोग करके आज जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास करेगा, तो फिर स्वाभाविक रूप से उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। और इसके लिए कानून है, कानून के दायरे में ला करके सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। सीएम योगी ने बार बार दोहराया कि अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए इस वक्त देश का पूरा समाज चौकस है और साजिशों को सफल होने नहीं दिया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपना धर्म चाहे जैसे भी हो, उसमें मरना भी श्रेयकर है, लेकिन दूसरे का धर्म हमेशा भय कारक होता है, भय कारक होता है। भाइयों बहनों, जो लोग धर्मांतरण करवा करके राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ घुसपैठ करना चाहते हैं, इनकी इस कुत्सित मंशा को सफल नहीं होने देना है। हमें एकजुट होकर के कार्य करना है, एकता के साथ कार्य करना है, मिलकर के कार्य करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए कार्य करना है। सीएम योगी ने हिंदू गो, बंजारा और लबाना समुदाय को सलाह दी कि उनका सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पर होना चाहिए, जिससे नई पीढ़ी को आगे बढ़ाया जा सके। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।